संबंधित परीक्षाओं में जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर या कंप्यूटेर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना। जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना। बृहद स्तर पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को कंप्यूटर या संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछता है कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जबकि अगर ये क्वेश्चन आए कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अब कंप्यूटर से संबंधित परिचय को हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट उपकरणों की सहायता से डाटा या निर्देशों को स्वीकार करता है। देखिए, यहाँ शब्द को हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट के अंतर्गत हम लोग जो भी सूचना चाहिए होती है उसको कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। जो भी सूचना हमें मांगना होता है, जो भी जानकारी लेनी होती है, तो जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं जिस भी उपकरण की सहायता से, तो इनपुट उसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको कंप्यूटर में फिट करते हैं। फिर क्या होता है? कंप्यूटर क्या करता है? उन्हें प्रोसेस करके, अपनी प्रक्रिया करके जो आवश्यक निर्देश होते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, उसको आउटपुट के रूप में देता है। मतलब उसको हमें अवगत कराता है। जो सूचना हमने इनपुट के रूप में मांगा उसी को आउटपुट के रूप में वो सूचना हमें प्रदान कर देता है, उसको आउटपुट कहते हैं। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर की कार्य, कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर क्या क्या करता है? तो डाटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करना। जो हमने निर्देश दिए हैं उसको ग्रहण करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया में लाएगा, फिर जो है डाटा संख्यात्मक या चिन्हात्मक जिस रूप में हो, यह निर्देशों को भविष्य के लिए भंडारण करना। जो भी हमने मांगा है सूचना उसको भविष्य के लिए भंडारण भी कर देता है, स्टोरेज में रख देता है। सूचना का विश्लेषण का आउटपुट के रूप में निर्गत करना, और सूचना जो हमने मांगा है उसको आउटपुट के रूप में हमें देता ही देता है। अब यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। अब यहाँ है देखिए निर्देश दिया, कमांड, मतलब जो कंट्रोल होता है कंप्यूटर का। तो इस इनपुट के रूप में हम लोग कोई भी सूचना वहाँ जो हमें चाहिए होता है डालते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में उसको निकाला जाता है। अब फिर वो आउटपुट के रूप में सूचना हमें प्राप्त होती है, फिर उसका भंडारण यानी स्टोरेज हो जाता है कंप्यूटर में। कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अब परीक्षा संबंधित विशेष चीज़ें देखिए। प्रत्येक वर्ष कब? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस डेट को पड़ता है, तो ये पड़ता है 2 दिसंबर को। अगला पॉइंट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग बंगलुरु में 16 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर में किया गया था। बंगलुरु के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला कंप्यूटर प्रयोग भारत में कहाँ किया गया, तो बंगलुरु में किया गया था। कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर में वहाँ के किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M, क्या नाम था? HEC-2M वर्ष 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो तैयार रहिएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ, कब बना, कौन सा था, कहाँ
स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। अगला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? पहला कंप्यूटर साक्षर जिला भारत का कौन सा है? तो ये है मलप्पुरम, जो कि स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है। मलप्पुरम कहाँ स्थित है? केरल में। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहा गया है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? भारत के बेंगलुरु शहर को कहा गया है सिलिकॉन वैली। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कंप्यूटर उद्योग में, जो निर्माण उद्योग में अग्रणी था, इसलिए इसको कहा गया है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा गया है। ये मैंने बता दिया। अगला पॉइंट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व या निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं, तो जो पहली पीढ़ी आई थी, जो है कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो है किसका प्रयोग हुआ था? वाल्व या निर्वात ट्यूब का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली पीढ़ी में जो है कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC अर्थात पूरा फॉर्म होगा क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? क्रे रिसर्च कंपनी ने। अब यहाँ चित्र आप देख होंगे, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास कितने आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं? कंप्यूटर का उद्भव और विकास का तो हम 3 आधारों पर अध्ययन सुविधा दृष्टि से कर सकते हैं। तो उसमें पहला आधार है हार्डवेयर आधारित, यानी बनावट के आधार पर कंप्यूटर को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो बनावट के आधार पर 5 भागों में। तो इसमें याद रखिएगा, आगे इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अगर पूछे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 आधार पर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और दोनों का मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर हो गए। आकार एवं कार्य आधारित दोनों आधार पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर को, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे और छोटा जो है आपका होगा मिनी कंप्यूटर, सबसे छोटा होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो आकार एवं कार्य आधारित जो है आधार पर हम 4 भागों में कंप्यूटर को बांट सकते हैं। कौन कौन? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है जो हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर के आधार पर जो है बनावट के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यहाँ दे दिया है 5 प्रकार, उसको हम देखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, ये बना था 1942 से 1955 के बीच बनाया गया था। इसमें क्या प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में? किसका मुख्य प्रयोग किया गया था? तो निर्यात ट्यूब का, जहाँ देख रहे होंगे निर्यात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर जो था उसकी भाषा कैसी थी? तो बाइनरी सिस्टम पर आई थी, 0 या 1 का प्रयोग इसमें किया गया था। पहला पीढ़ी जो कंप्यूटर था इसका जो है पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग मेमोरी के रूप में किया गया था। गणना ये कैसे करता था? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर ये मिली प्रति सेकंड में गणना करता था और इसका उपयोग क्या था? वैज्ञानिक और रक्षा उपयोग इसका था जो है। जैसे उदाहरण है इसके कुछ कंप्यूटर, इनेक, इडवेक, यूनिवेक, ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं द्वितीय पीढ़ी। याद रखिए इसमें कालक्रम भी पूछ सकता है, इससे संबंधित तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया 1956 से 64 के बीच आया। इसमें हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मेमोरी का जो प्रकार था चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। गणना कैसे करता था द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर? तो माइक्रो सेकेंड में ही गणना करता था। उपयोग इसका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग होता था। उदाहरण कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1BM 1401 कंप्यूटर हुआ यूनिवेक
और PDP-8 ये सब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तृतीय पीढ़ी का कालक्रम देखते हैं तो इसका कालक्रम था 1965 से 1975। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो बनावट थी उसमें मेन मुख्यतः जो है हार्डवेयर के रूप में IC चिप का प्रयोग किया गया था। IC चिप का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, उसको देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। फिर देखिए इसका सॉफ्टवेयर कैसा था, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें। मेमोरी कैसी थी, चुंबकीय भंडार क्षमता में वृद्धि वाली मेमोरी थी। गणना कैसे करता था तृतीय पीढ़ी वाला, तो ये नैनो सेकंड में करता था। और इसमें कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग करने वाले कंप्यूटर बनाए गए, जैसे IBM 360, 370, PDP 11, CDC 6600, ये सब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आइए बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की, जो इसका समय पीरियड है 1976 से 1989 है। इसमें नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर भी बने। इसमें जो हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर को प्रयोग किया गया था, और सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, सी भाषा, कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी में जो मेमोरी थी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। गणना चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर पिको सेकंड में करता था। इसका चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग में किया गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं चतुर्थ पीढ़ी के, IBM PC, एप्पल PC पर्सनल कंप्यूटर ये था। पंचम पीढ़ी, जो कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रचलन में है, तो पंचम पीढ़ी। अगर वर्तमान की बात करेगा तो पंचम पीढ़ी आप ही बताएंगे। ये 1990 से अब तक जो है जो कंप्यूटर की पीढ़ी है ये पंचम पीढ़ी है। इसमें जो है AI का प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग। मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडार क्षमता इसकी विशेषता थी। और उपयोग इसका इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन पे कुछ कंप्यूटर के उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, परम सुपर कंप्यूटर, ये सब पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब देखिए ये तो मैंने बनावट के आधार पे आपको बता दिया 5 प्रकार के जो होते हैं, पांचों पीढ़ी मैंने गिना दी। अब कार्य पद्धति के आधार पर जो 3 प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। पीछे हम लोगों ने चित्र में देखा था। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे कंप्यूटर जिनकी भौतिक राशियों, तापक्रम, दबाव, विद्युत, वोल्टेज आदि गणना मतलब माप की जाती है, तो वो कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए वाहन का जो गति मीटर होता है वो भी आप लोग देखे होंगे, उसमें सुइयां बनी रहती हैं, वोल्ट मीटर आदि, ये सब कंप्यूटर कौन से थे, एनालॉग कंप्यूटर थे। फिर कार्य पद्धति के आधार पर दूसरा जो कंप्यूटर प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनकी सूचनाओं का प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है, गणितीय गणनाओं के आधार पर होता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण है समान प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। और कार्य पद्धति के आधार पर तीसरा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि ये एनालॉग कंप्यूटर जो हमने पढ़ा और डिजिटल कंप्यूटर, इन्हीं को मिक्स करके बनाया हुआ कंप्यूटर क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे आपका रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस आदि इसमें आ जाएगा। अब आकार के आधार पर हम लोग देखें, जो आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि जो सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है, और फिर उसके बाद आएगा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर जो है मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए एक एक के विषय में यहाँ देखते हैं। पहले हम लोग उठाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो एक साथ हजारों उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें समानता 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसमें कितना समानता माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होता है, 32 या 64 बिट। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर कहलाते हैं क्योंकि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है।
तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे क्रे 1, CDS साइबर आदि उसके उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका अगला प्रकार देते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो होता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में किया गया। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले किस कंपनी ने किया, कब किया। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में किया, जिसमें 8, 16, 32, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि ये सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो है तीसरा प्रकार जो होता है आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है। इसका आविष्कार 1965 में DEC मतलब डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के मध्य होता है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त होते हैं। इनका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान कार्यों आदि में किया जाता है। तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान कार्यों आदि में होता है। इसका उदाहरण है कि 202, IBM मिड रेंज कंप्यूटर आदि इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर उच्च प्रोसेसिंग क्षमता एवं विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें मल्टी एवं समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। या विश्व के तीव्रतम गति वाले कंप्यूटर होते हैं जिनकी गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में नापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है। देखिए उस समय जो मतलब पहली रैंकिंग में जो है अमेरिका का फ्रंटियर कंप्यूटर था जो सुपर कंप्यूटर था। दूसरे नंबर पे जापान का फुगाकू कंप्यूटर था, ये भी सुपर कंप्यूटर था। पर रैंक बदलती रहती है तो नए डाटा का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत एवं विश्व के सुपर कंप्यूटर। तो देखिए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी, किसने? क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। तो पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया? क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 पुणे द्वारा, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा वर्ष 1990-91 में विकसित किया गया था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आंसर क्या होगा? परम या 8000, जो कि सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था 1990-91 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फिर देखिए अगला दिया परम युवा सेकंड, परम युवा सेकंड ये सीडेक कंपनी द्वारा विकसित भारत का तीव्रतम कंप्यूटर है जो है, ये बार्क द्वारा बनाया गया था। बार्क का मतलब जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा बनवाया गया था। और इसमें अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भी इन्हीं ने किया। अगला है पेस सीरीज की सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो अनुराग ने। अनुराग मतलब हुआ फुल फॉर्म एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, जो कि हैदराबाद में है। DRDO द्वारा विकसित किया गया पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर। अगला, भारत में सर्वप्रथम 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के डाकघर में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यानी पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ भारत में कब किया गया? तो 16 अगस्त 1986 को कहाँ? बेंगलुरु के डाकघर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर
पूर्ण रूप से कंप्यूटर की डाकघर कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अब यहाँ देखिए लैपटॉप, नोटबुक, चैटबुक, टैबलेट एवं पीडीए में अंतर की बात हुई, तो किसे कहते हैं? लैपटॉप। देखिए लैपटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर का छोटा संस्करण है, लेकिन डेस्कटॉप की अपेक्षा इसकी प्रोसेसिंग और संग्रहण क्षमता कम होती है, तो इस तरह के जो होते हैं लैपटॉप। तो नोटबुक क्या होता है? लैपटॉप का लघु संस्करण जिसका भाग अपचयित कम होता है उसको नोटबुक कहते हैं। नेटबुक किससे कहते हैं? यह कंप्यूटर समानता गतिमान अवस्था में इंटरनेट की सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये नेटबुक कहलाता है। टैबलेट, इस प्रकार कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस अनुपस्थित होता है, उसको टैबलेट कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास होगा ताकि आप लोग कायदे से यहाँ समझ सकें। तो वर्किंग आप कंप्यूटर के बारे में यहाँ बात करते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए मुख्यतः हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? निम्नलिखित 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला कौन है? इनपुट यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा सिस्टम यूनिट, चौथा आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के भाग होते हैं। का दूसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर की कार्य पद्धति अर्थात वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसे समझिए जो भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की कार्य करने के लिए मुख्यतः हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हार्डवेयर क्या होता है? तो यदि हार्डवेयर वो पार्ट्स होता है कंप्यूटर का जिसे हम लोग जो है टच कर सकते हैं, जो बना हुआ होता है वो सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं। जबकि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर जो है उसकी सूचनाएं होती हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित 4 प्रकार को विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है हार्डवेयर का इनपुट यूनिट, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है सिस्टम यूनिट, चौथा है आउटपुट यूनिट। फिर देखिए सिस्टम यूनिट में मुख्यतः मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मुख्य या प्राथमिक मेमोरी मेन और प्राइमरी मेमोरी के होता है। सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, मुख्य या प्राथमिक मेमोरी होता है। अब देखिए हार्डवेयर की दृष्टि से सीपीयू को 3 मुख्य भाग में विभाजित किया जाता है। कौन कौन 3 भाग हैं? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है। पहले क्या है? इनपुट यूनिट होता है जिसके माध्यम से हम लोग सूचनाएं मांगते हैं। द्वितीय क्या सहायक मेमोरी में क्या होता है? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीपीयू होता है। तो ये सब अपनी क्रिया करते हैं, उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें जो सूचनाएं मिलती हैं वो उसका परिणाम होता है। देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा या निर्देशों को आदेश देने का कार्य इनपुट कहलाता है। जिस भी माध्यम से हम लोग जो आदेश देते हैं कंप्यूटर को सूचना के लिए वो इनपुट कहलाता है। ये सभी कार्य इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किए जाते हैं। डेटा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त यूनिट आउटपुट कहलाती है। जो परिणाम उसको मिलता है कंप्यूटर अपनी गणना करके, अपनी प्रोसेसिंग करके जो सूचना हमें देता है वो आउटपुट कहलाता है। अब एक बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट डाटा अनुदेशों को प्रोसेस करने से पूर्व अंतरिम एवं अंतिम परिणामों को सुरक्षित रखता है। तो ये परिणाम सुरक्षित रखता है कौन? मेमोरी यूनिट। इसमें डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है मेमोरी यूनिट में। फिर बात करते हैं सिस्टम यूनिट की।
सिस्टम यूनिट प्लास्टिक से निर्मित एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी, ये भाग होते हैं किसका, सिस्टम यूनिट का। अब बात करते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, ये क्या होता है, यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू, रैम, रोम, चिप, मेमोरी आदि उपकरणों से संबंधित होते हैं। बाद में हम लोग देखिए सबकी व्याख्या भी देखेंगे, रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी याद रखिए मदरबोर्ड में क्या क्या आता है। तो ये मुख्य सर्किट बोर्ड है, इसमें सीपीयू, रैम, रोम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण इससे संबंधित होते हैं। अब देखिए यहाँ कंप्यूटर बस किसे कहते हैं, यह मदरबोर्ड के अंदर निर्मित तारों का वह समूह है जो डाटा एवं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डाटा एवं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उन तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड के अंदर जो होता है उसको कहते हैं कंप्यूटर बस। अगला पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, मतलब मेन वर्क करता है। यार कि सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है, मेन कार्य ही कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। जो ये सीपीयू होता है इसकी गति की माप किस में की जाती है, तो मिप्स में की जाती है, MIPS, मिप्स। इसका फुल फॉर्म होगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो सीपीयू की गति किस में नापी जाती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इसको मापा जाता है, या फिर बिप्स में भी नाप सकते हैं। बिप्स मतलब हो गया, फुल फॉर्म हो गया बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में सीपीयू की गति मापी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के मध्य समन्वय कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है कि कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट जो क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होता है, यानी जो कंप्यूटर का जो है जो पार्ट्स होते हैं उसको जो है हार्डवेयर कहते हैं, और जो उसमें का प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन दोनों के मध्य जो समन्वय करता है उसी को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल करता है दोनों के मध्य। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं, तो इसी कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। अगला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सभी निर्देशों की गणती तथा तार्किक गणनाएं करता है, उसी को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। मेमोरी रजिस्टर ये क्या होता है, यह उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है। यह सीपीयू को कार्यकारी मेमोरी कहलाती है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता तो सर्वप्रथम बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे आप तो सबसे पहले जो है क्या चलेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलता है सॉफ्टवेयर, और इसे क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या कहते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप किस में की जाती है, कंप्यूटर सिस्टम कार्य क्षमता की माप कैसे कैसे की जाती है, किस में की जाती है, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ देख लेते हैं। थ्रूपुट ये क्या होता है, प्रति एकांक समय में कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती, क्या कहलाती है, थ्रूपुट कहलाती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रति एकांक समय में कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोसेसिंग की संख्या को क्या कहते हैं, तो थ्रूपुट कहते हैं। अगला है रिस्पांस टाइम, ये किसे कहते हैं, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने से संपादित करने के लिए पहली प्रतिक्रिया समय
रिस्पांस टाइम है, मतलब जो प्रतिक्रिया करता है, कार्य कोई दिया गया तो पहला जो प्रतिक्रिया कंप्यूटर की होगी उसी को कहते हैं रिस्पांस टाइम। अगला है टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग में कार्य पूर्ण होने के समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, यानी कार्य पूर्ण हो गया है प्रोसेसिंग का कंप्यूटर का, तो जो वो समय होगा जो है टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम लगाना होगा। अगर आप कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं उनको क्रमशः अगर लगाने को कह दिया तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर में आप कोई भी सूचना मांगेंगे तो उसे इनपुट, फिर क्या होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर वो स्टोर हो जाएगा। ये क्रम है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। इस क्रम में फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट क्रम याद रखिएगा। प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करेगा तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। मेमोरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए चित्र देख रहे हैं मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मेमोरी बात यहाँ हो रही है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी पहला प्रकार होगा, दूसरा है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। पहले बात करते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की। तो ये प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। अब इसमें जो स्थायी होती है, स्थायी मेमोरी, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में जो स्थायी मेमोरी होती है उसमें क्या क्या आएगा, जिसमें रोम आएगा, प्रोम आएगा, प्रोम आएगा और ई प्रोम। ये क्या होगा, स्थायी मेमोरी। कौन कौन? रोम है, प्रोम है, ई प्रोम या ई प्रोम, ये सब क्या है, स्थायी मेमोरी है। जबकि प्राथमिक मेमोरी में जो अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है उसे कहते हैं रैम। अर्थात ये जो स्थायी है ये रहती है और रैम जो है ये कंप्यूटर आपके साथ जो है ये मेमोरी गायब हो जाती है। अब इसी मेमोरी में हम बात करते हैं जो इसका द्वितीयक प्रकार था, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें याद रखिएगा जो है क्रमानुसार मेमोरी में मैग्नेटिक टेप आदि आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। नहीं, जो प्राथमिक मेमोरी होती है अर्थात स्थायी जो मेमोरी होती है इसे कौन प्रोसेस करता है, सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसके डाटा और निर्देश का सीपीयू द्वारा तीव्र व प्रत्यक्ष उपयोग होता है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में विभाज्य है। कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें डाटा समाप्त हो जाता है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है अगर इसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें डाटा समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए रजिस्टर, रैम, रोम, मेमोरी, कैश मेमोरी आदि, तो ये डाटा समाप्त हो जाता है। स्थायी या अस्थायी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी डिवाइस जिसमें कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा उपस्थित रहे, स्थायी मेमोरी कहलाता है। स्थायी मेमोरी किसे कहेंगे? जिसमें जो है डाटा सुरक्षित रहे कंप्यूटर बंद होने के बाद ही। जबकि जिस मेमोरी में डिवाइस में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो मुख्य मेमोरी के अंतर्गत देखते हैं रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है? यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाओं को ना परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही स्वयं नष्ट किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। मतलब इसको जो डाटा रहता है उसको नष्ट नहीं किया जाता ना ही संग्रहित परिवर्तित किया जा सकता है, यानी स्थायी मेमोरी होगी। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। रोम बायोस पर आधारित है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
प्रसारित है रोम, जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। मतलब एक प्रोग्राम चलाता है रोम, स्थायी मेमोरी होती है, हमेशा वर्क करता रहेगा। प्रोम क्या होता है? प्रोम का फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम में विशेष प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब इसको प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है उसके अनुकूल डाटा को जो है प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें मतलब नया चीज़ें डाली जा सकती हैं इस प्रोम में। अगला है ई प्रोम। ई प्रोम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम परावैंगनिक किरणों के माध्यम से पूर्व के प्रोग्राम के स्थान पर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ये जो ई प्रोम होता है, ये परावैंगनिक किरणें जो होती हैं उनकी सहायता से जो पहले प्रोग्राम थे उनके स्थान पर नया प्रोग्राम को डाला जा सकता है। इसे ई प्रोम कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो ई प्रोम हो गया। अब रैम, ये हमने अभी तक जितनी बात की रोम के प्रकार की बात की, रीड ओनली मेमोरी में जो भी आएंगे वो स्थायी मेमोरी में, उसके अंदर की बात की। अब हम बात करते हैं रैम की। रैम, तो रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी एक माइक्रोचिप के समान अर्धचालक से निर्मित होती है। तो रैम किससे निर्मित होती है? तो यह माइक्रोचिप के समान जो है एक अर्धचालक होता है, उसके से निर्मित होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। रैम क्या है? तो ये अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखा जाता है। अस्थायी रूप से डाटा के प्रोसेस होने के बाद प्राप्त अंतिम परिणाम अस्थायी रूप से रैम में भंडारित किया जाता है। रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहते हैं। उदाहरण मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय डिस्क, ये सब क्या है? रैम के उदाहरण है। अब इसी में बात करें द्वितीयक या सहायक मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं। यह एक स्थायी मेमोरी है जो डाटा, सॉफ्टवेयर या अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है। उदाहरण है चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि। इसी में देखते हैं कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो यहाँ देखते हैं, ऐसी डिवाइस जो डाटा एवं अनुदेशों के मानवीय रूप को बाइनरी रूप, बाइनरी मतलब बाइनरी गणना में 0 और 1 का प्रयोग होता है, बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त बनाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब ऐसे अनुदेश जो मानवीय रूप को, अनुदेश जो मिलते हैं मानवीय रूप में मिलेंगे, इसको बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के लिए बनाता है, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इनपुट डिवाइस में डाटा और अनुदेश मानवीय रूप में भेजे जाते हैं, भाई हमें ये सोचना चाहिए। फिर जो है सीपीयू उसको जो है बाइनरी रूप में चेंज करता है और फिर उसके बाद सूचनाएं दी जाती है। इसमें देखिए जो इनपुट आउट डिवाइस है उनकी बात करते हैं। कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस की पहले बात कर लेते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशी पेन, लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये क्या है? ये सब जो है इनपुट डिवाइस है। इन जितने भी मैंने बात की जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशी पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सब तो क्या थे? तो ये सब जो है इनपुट डिवाइस, मतलब ये सब हम जो है कंप्यूटर सूचना मांगने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए नीचे मेन तथ्य देख लेते हैं। मॉडेम, मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइस है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो मॉडेम है ऐसा। अगला पॉइंट है कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मेडिफायर कहा जाता है। मेडिफायर किसको कहते हैं, तो 3 प्रकार की जो ये शिफ्ट मतलब वो होती हैं, बटनें होती हैं कंप्यूटर में। कौन कौन सी, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और अल्टरनेटिव जो बटन होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेडिफायर कहते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट बटन को क्या कहते हैं, मेडिफायर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट बटन को मेडिफायर कहते हैं। अगला है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल, आल्ट और डिलीट कुंजियों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर को अगर हम लोग रिस्टार्ट करना हो दोबारा, कीबोर्ड की सहायता से ही रिस्टार्ट करना हो, तो इसके लिए 3 बटन का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। कौन सा, कंट्रोल, आल्ट और डिलीट। इन तीनों कुंजियों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड की सहायता से ही रिस्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है स्कैनर। स्कैनर का इनपुट डिवाइस है टेक्स्ट और पिक्चर। स्कैनर जो होता है, स्कैनर कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को कॉपी करता है, यानी पिक्चर भी कॉपी करेगा स्कैनर और टेक्स्ट को भी कॉपी करता है। परीक्षा उपयोगी बिंदु देख लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं, ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जिन्हें कंप्यूटर में तार या वायरलेस के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जिन्हें कंप्यूटर में तार या वायरलेस के माध्यम से जोड़ा जाता है, अर्थात यह मुख्य सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस यानी ये मुख्य सिस्टम का भाग नहीं होते, बाद में इनको जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे माउस, माउस कैसा डिवाइस है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है, मतलब जो हमें सूचना देता है, जो सूचना हम लोग कंप्यूटर से मांगते हैं तो इनपुट होता है, जब कंप्यूटर हमें जो सूचनाएं दे देता है वो आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट देने वाले डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं। ऐसी युक्ति जो उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेसर से प्राप्त परिणामों को डाटा में परिवर्तित कर प्रदर्शित करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। देखिए यहाँ दिया है सीपीयू बाइनरी डाटा आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा रहा है। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, मॉनिटर या वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भाई प्रिंट करके देगा तो उसे हम लोग देखते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है जो अंतिम परिणाम प्राप्त हो रहा है। प्लाटर, ये भी आउटपुट है। स्पीकर, भाई एक स्पीकर बजता है उसका परिणाम प्राप्त होता है। कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब क्या थे, आउटपुट डिवाइस थे। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार विकर्ण से मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे नापा जाएगा, तो विकर्ण से मापा जाएगा। विकर्ण से मापा जाता है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार। मुद्रण को मापने वाले पैमाने डीपीआई का पूर्ण रूप डाट पर इंच है। यानी मुद्रण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, जो मुद्रित हुआ है डीपीआई का प्रयोग होता है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डाट पर इंच, डाट पर इंच। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर जो सिस्टम उसमें कोई बाहरी डिवाइस अगर जोड़ते हैं हम, तो पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग होता है। माउस एवं पॉइंट और ड्रा डिवाइस हैं, तो ये माउस भी डिवाइस है। माउस कैसा डिवाइस है, माउस एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है। पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, कौन सा है, ये माउस है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखते हैं कंप्यूटर संख्या पद्धति, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या कहता है, कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए इनपुट अथवा आउटपुट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर में संख्याएं व अक्षर को विशेष रूप से कोडित किया जाता है।
जो संख्याएं या अक्षर होते हैं विशेष रूप से कोडित किया जाता है। कंप्यूटर संख्या प्रणाली को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? बाइनरी संख्या पद्धति पहला, दूसरा है ऑक्टल संख्या पद्धति, तीसरा है दशमलव संख्या पद्धति, चौथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो कौन से संख्या पद्धति कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है? 4। बाइनरी संख्या पद्धति पहला हो गया, ऑक्टल संख्या पद्धति दूसरा हो गया, दशमलव संख्या पद्धति तीसरा हो गया, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति चौथा हो गया। अब देखिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो बाइनरी संख्या पद्धति है जो होती है, इसमें आधार 2 ही होते हैं। 2 आधार कौन से होते हैं? एक 0 नंबर, दूसरा 1। 0 1 इसका आधार होता है। इसमें सबसे बड़ा महत्तम अंक होता है बाइनरी सिस्टम में 1 होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति जो होती है, ऑक्टल में जो है आधार कितने? 8 होते हैं, यानी कि 8 संख्याएं होती है ऑक्टल संख्या पद्धति में। कौन कौन सी होती है ऑक्टल वाले में? तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टल संख्या पद्धति में इन 8 का प्रयोग होता है। इसमें जो सबसे बड़ा ऑक्टल संख्या पद्धति में अंक होता है 7 होता है। दशमलव संख्या पद्धति में इसका आधार यानी कितने अंक होते हैं दशमलव संख्या पद्धति में? 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अंक होता है 9 दशमलव संख्या पद्धति में। फिर चौथा प्रकार जो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने आधार होते हैं? तो 16 आधार होते हैं। हेक्साडेसिमल कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू, सारी 0 से शुरू होता है, याद रखिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर A B C D E F। तो इसको जरा याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होंगी और उसके बाद फिर A B C D E F भी रहेगा। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या रहती है गणना में वो 15 रहती है और सबसे छोटी जो रहती है वो F रहता है। ठीक, 15F दोनों को जोड़ के 15F हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। 9 को आपने और F को अगर संख्या में कन्वर्ट करके जोड़ा तो दोनों का जोड़ 15 आएगा। इसी को 15F यहाँ कहा गया है। आइए अगला देखते हैं। परीक्षा संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसे देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाएगा? तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। बिट का पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट है। बिट को फुल फॉर्म क्या होगा? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर की बोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष आस्की कोड होता है जिसका पूर्ण रूप, आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस ना। तो क्या कह रहा है? कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का विशेष आस्की कोड होता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड में जो भी संख्याएं हैं उसका जो है कीबोर्ड कोड होता है जिसे कहते हैं आस्की कहते हैं। इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। जो आस्की सिस्टम में 256 कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। सिस्टम में कितने कैरेक्टर उपलब्ध कराता है? तो 256 कैरेक्टर ये उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा। बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम। बड़े से छोटे की बात किया है तो यहाँ हम लोग जो है छोटे से बड़े की बात कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा होता है आपका मेमोरी में माप का किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेट्टाबाइट। सबसे बड़ी माप की इकाई क्या हो जाएगी? जेट्टाबाइट हो जाएगी। सबसे छोटी क्या है? किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, टेरा के बाद पेंटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेट्टाबाइट। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कंप्यूटर की मापन इकाइयाँ दी हुई हैं। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। कंप्यूटर की मापन इकाइयाँ
बिट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई 4 बिट के वर्ग। तो बिट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछ लेगा कि बिट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट के छोटे वर्ग को जो निबल यानी आधा बाइट कहते हैं, एवं 2 निबल मिल के जो है 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। यानी बाइट किसे कहते हैं? 2 निबल मिलकर एक बाइट बनाएंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण इकाइयाँ देख लेते हैं। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होगा। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होगा। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होगा। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होगा। 1 पेंटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट होगा। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेंटाबाइट होगा। ये एग्जाम में आता है, इसको देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की निर्भरता कंप्यूटर के हार्डवेयर पर होती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की निर्भरता किस पर निर्भर होगी? तो ये होगी कंप्यूटर के हार्डवेयर पर निर्भर होती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में शब्द की लंबाई 1 बिट से 64 बिट तक हो सकती है। मतलब शब्द की लंबाई कहाँ तक हो सकती है? 1 बिट से लेकर 64 बिट तक हो सकती है। सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई की परास 64 बिट होती है। क्वेश्चन आ सकता है सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो 64 बिट होती है। और जो अब सामान्य कंप्यूटर होते हैं जिसमें शब्द की लंबाई 1 बिट से लेकर 64 बिट तक हो सकती है। कंप्यूटर में डाटा अक्षरों, विशेष चिन्हों तथा अंकों में हो सकता है। डाटा अक्षर किस में हो सकता है? विशेष चिन्ह में भी हो सकते हैं, डाटा अक्षरों में भी हो सकते हैं, अंकों में हो सकते हैं। अतः इन्हें वर्ण संख्यात्मक आंकड़े कहा जाता है। देखिए ASCII के पीछे हमने बात की। ASCII क्या है? एक कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ वर्ष 1963 में आंसी द्वारा किया गया था। तो ASCII क्या है? कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम है जिसको 1933 में आंसी ने किया था। इसके कैरेक्टर के 8 बिट कोड, तीव्र निरूपक हेक्साडेसिमल सब संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ASCII कोड में प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का होता था। इससे कुल 256 कैरेक्टर या 0 से 255 तक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। ASCII कोड में प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट का होता था। इससे कुल टोटल कितने? 256 कैरेक्टर या 0 से 255 तक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। परिचय विशेष दिया है, इसको भी देख लेते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में दस्तावेज भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में दस्तावेज भेजा जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग किसे कहते हैं? जब प्रिंट करने से पहले उसको प्रिंट बफर में जो रखा जाता है दस्तावेज, उसे स्पूलिंग कहते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसी रोम को कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। किसी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट पर किया गया कार्य अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित होता है। किसी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट पर कार्य जो अस्थायी रूप से किया जाता है उस किस में संग्रहित होगा? तो रैम में होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को आप ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फॉर्मेटिंग कहेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किए गए डॉक्यूमेंट को खोजकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना रिट्रीव कहलाता है। रिट्रीव किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किए गए डॉक्यूमेंट को खोजकर देखने के लिए स्क्रीन पर लाना रिट्रीव कहलाता है। रिट्रीव। फिर अगला है फेचिंग। फेचिंग किसे कहते हैं? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फेचिंग कहलाएगी। अगला है प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के मध्य गति भेद
के समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी कई बार एग्जाम में आया। कैश मेमोरी किसे कहते हैं? कैश मेमोरी प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के मध्य गतिभेद यानी स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैश मेमोरी कहते हैं। यानी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी मध्य अगर गतिभेद हो जाता है, स्पीड मिसमैच हो जाता है, तो उसको समायोजित करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए स्पीड को दोनों को प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी की कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? कैश मेमोरी प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की जो क्लॉक दर या गति को किसमें नापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने वर्ष 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? IBM ने किया था। कब किया था? 1981 में किया था पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण। अब यहाँ देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दिया है। तो यहाँ जो परीक्षा उपयोगी मेन तथ्य हैं उसको यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का परिभाषा मैंने बताई थी शॉर्टकट में, यहाँ फुल आप लोग समझ के सुन लीजिए। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण हो गया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट आदि। इसको हार्डवेयर कहते हैं, समझ में आ गया। अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं इसको देखिए। प्रोग्रामों एवं निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो प्रोग्रामों एवं निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है एवं हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ सॉफ्टवेयर के प्रकार दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकारों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। कैसा? पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आइए यहाँ एक को देखते हैं। पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के आधारभूत कार्यों को संपन्न कराता है तथा हार्डवेयर को प्रबंध एवं नियंत्रित करता है, जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूर्ण कर सके, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो सिस्टम में ही रहता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम में ही रहता है। जबकि ऐसा प्रोग्राम जो हम कहीं अन्य सॉफ्टवेयर से ग्रहण करते हैं दिशा निर्देश के लिए, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है डॉस, विंडोज, यूनिक्स आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। फिर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा उसके संसाधनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तथा उसके संसाधनों या उपकरणों को कार्यों को नियंत्रित करता है एवं हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के मध्य संबंध स्थापित करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट, डॉस, यूनिक्स, लिनक्स आदि। ये मतलब ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं? तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंक होंगे 0-1 के माध्यम से कार्य करता है तथा बाइनरी अंकों में लिखित निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलते हैं।
प्रत्येक कंप्यूटर की मशीनी भाषाएं अलग अलग होती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? 3 प्रकार। असेंबलर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्रामों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो विशिष्ट कार्य के उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। उदाहरण स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ग्राफिक्स, कैड आदि। तीसरा जो सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये किसे कहते हैं? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव कार्यों को सरल बनाने में, अशुद्धियों को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की दक्षता में वृद्धि करता है। उदाहरण डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजर, बैकअप प्रोग्राम आदि। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये किसमें क्या क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव, याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, कंप्यूटर के रखरखाव कार्यों को सरल बनाने में, अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की दक्षता में वृद्धि करता है। उदाहरण में डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजमेंट आदि। परीक्षा बिंदु देखते हैं। निर्देशक वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या कार्य करना है, कैसे करना है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशक वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या कार्य करना है, कैसे करना है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। अगला यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग वेब सर्वर में किया जाता है। यूनिक्स सी क्या है? भाषा में प्रयोग किया जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग वेब सर्वर में किया जाता है। अगला है किसी कमांड को पूर्ण करने का प्रोसेस एग्जीक्यूटिव कहलाता है। किसी कमांड को पूर्ण करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। अगला 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ अगर प्रोसेस करते हैं आप, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की को ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। दोनों में अंतर करिएगा। 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब प्रोग्राम क्या रहेंगे? 2 रहेंगे और या फिर 2 से अधिक रहेंगे और एक साथ चलाया जाएगा, तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। जबकि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 अधिक प्रोग्रामों को चलाने को ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। दोनों में अंतर करिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है? एक ही प्रोसेसर है, एक ही कंप्यूटर है, लेकिन जो है एक साथ 2 प्रोग्रामों को चला रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। और जबकि 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। अगला एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। मतलब एक ही समय में कई कार्य कर रहा है कंप्यूटर, तो इसके कहते हैं मल्टीटास्किंग। अगला है इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? एक बार में एक ही प्रोग्राम को अनुदेशों को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने त्रुटियां, बग्स एवं त्रुटियों को सही करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उसमें त्रुटियां जो होती हैं उन्हें बग्स कहेंगे, और उस त्रुटियों को सही करने की जो प्रक्रिया होगी इसे डीबगिंग कहलाती है। डीबगिंग क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। अगला एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम
सब रूटीन प्रोग्राम कहलाता है। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग करने वाले छोटे प्रोग्राम क्या कहलाएंगे? सब रूटीन प्रोग्राम कहलाएंगे। कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं को हम लोग 3 स्तर में बांट सकते हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं पहला, दूसरा है मध्य स्तरीय भाषाएं, तीसरा है उच्च स्तरीय भाषाएं। पहले हम लोग बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के उद्देश्य से या भाषा निम्न स्तरीय भाषा है या मशीनी तथा असेंबली भाषा के रूप में कार्य करती है। मशीनी भाषा 0 तथा 1 या अर्थात बाइनरी अंक द्वारा निरूपित की जाती है, अर्थात बाइनरी अंकों में लिखी भाषा मशीनी भाषा कहलाती है। असेंबली भाषा का प्रयोग अंग्रेजी के अक्षरों व अंकों के रूप में किया जाता है। उदाहरण, जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मध्य स्तरीय भाषाएं। सी भाषा एक मध्य स्तरीय भाषा है जो निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषा के मध्य सेतु का कार्य करती है। तीसरे भाषा प्रकार है उच्च स्तरीय भाषाएं। ऐसी भाषाएं जिसमें लिखित प्रोग्राम के अनुवाद के लिए इंटरप्रेटर व कंपाइलर की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती हैं। कैसी भाषाएं? ऐसी भाषाएं जिसमें लिखित प्रोग्राम के अनुवाद के लिए इंटरप्रेटर व कंपाइलर की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती है। यहाँ आपने भाषा के स्तर देखे कंप्यूटर में। अब बात करते हैं भाषा अनुवादक की। ऐसे प्रोग्राम जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों का अनुवाद मशीनी भाषा में करते हैं। मशीनी भाषा में करते हैं, भाषा अनुवादक कहते हैं। इसमें देखिए असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सोर्स को मशीनी भाषा या कोड में परिवर्तित करता है। असेंबली क्या करता है? भाषा में लिखे प्रोग्राम सोर्स को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। असेंबली असेंबल कर रहा है और किसमें परिवर्तित कर रहा है? मशीनी भाषा में। ये करता है असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद कर क्रियान्वयन करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करके क्रियान्वयन करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उच्च स्तरीय भाषा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का क्रियान्वयन मतलब चेंज करता है। ये पहला पॉइंट देते हैं। किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा पूर्ण करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप को एल्गोरिज्म कहते हैं। एल्गोरिज्म किसे कहते हैं? तो किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा पूर्ण करने के लिए क्रमिक प्रक्रिया जो होती है उसे एल्गोरिज्म कहते हैं। मशीनी भाषा न्यूमेरिक कोड 0-1 का प्रयोग करती है। मशीनी भाषा किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड जिसमें 0-1 आता है का प्रयोग करती है। प्रोलॉग भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के भी चल रही है उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की जा रही है? प्रोलॉग भाषा प्रयोग की जाती है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर सॉफ्टवेयर जो गलतियां खोजता है उसे क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब यहाँ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं दी गई हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है। फोर्ट्रान भाषा कहाँ प्रयोग होती है? तो ये बीजगणित आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान किसकी भाषा है? बीजगणित आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, एग्जाम में आता है। लोगो जो भाषा है इसका फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगो भाषा जो है ये अमेरिका के सिमोर पेपर द्वारा विकसित कम उम्र के बच्चों को ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कम उम्र के बच्चों के लिए लोगो भाषा है ग्राफिक के माध्यम से। सी और C++ ये कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से C++ इस्तेमाल की जाती है।
कोबोल भाषा, कोबोल भाषा है, इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्थात ये कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब बात करते हैं अगली लैंग्वेज जो है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है बेसिक। फिर पास्कल की बात करते हैं। पास्कल में क्या होता है कि इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पे किया गया है। अगली भाषा का नाम है जावा। जावा इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया है। जावा का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया है। अब यहाँ देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है, इसकी यहाँ बात करते हैं। कंपाइलर में सभी प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या करता है? सभी प्रोग्रामों को एक साथ परिवर्तित करता है कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर प्रोग्राम को क्रमबद्ध तरीके से अनुवादित करता है। प्रोग्राम को क्रमबद्ध लेके चलता है इंटरप्रेटर, और जबकि एक साथ परिवर्तित करता है कंपाइलर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सभी त्रुटियों को एक साथ बताता है कौन? कंपाइलर। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सभी त्रुटियों को एक साथ बताता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी त्रुटियां ज्ञात करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब एक लाइन को बताएगा, उसमें त्रुटियां ज्ञात करता है इंटरप्रेटर। तीसरा पॉइंट देखते हैं कंपाइलर में। कंपाइलर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर में क्या है? प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है इंटरप्रेटर। ये था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो तथ्य है कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, जिसको भी यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तथा दूसरे शब्दों में इसे डाटा ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो ये समझ गए कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा ट्रांसफ़र किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, और दूसरे शब्दों में इसे डाटा ट्रांसफ़र भी कहते हैं। अगला पॉइंट है संचार के लिए आवश्यक बिंदु। देखिए, जो संचार होता है उसमें जो आवश्यक बिंदु होते हैं क्या क्या होते हैं? प्रेषक, पहले क्या होगा? प्रेषक होगा। फिर क्या होगा? माध्यम होगा, माध्यम। फिर प्राप्तकर्ता, फिर भेजने तथा प्राप्त करने की कार्यविधि, ये होता है इसमें। अगला है कंप्यूटर नेटवर्किंग के उपकरण क्या क्या हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के उपकरण, पहला जैसे हब क्या होता है? यह मल्टी पोर्ट रिपीटर है। हब क्या है? यह मल्टी पोर्ट रिपीटर है जो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हब क्या करता है? ये मल्टी पोर्ट रिपीटर है जो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। हब। रिपीटर क्या होता है? यह ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की भौतिक परत पर कार्य करता है। रिपीटर एक ऐसा हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डाटा संकेतों को बूस्ट करने में किया जाता है। रिपीटर क्या करता है? डाटा संकेतों को बूस्ट करता है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में ब्रिज। यह OSI मॉडल के डेटा लिंक परत पर कार्य करने वाला प्रमुख हार्डवेयर है जो एक प्रोटोकॉल पर कार्यरत दो विभिन्न लैन को आपस में जोड़ता है। मतलब लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता कौन है? तो ये ब्रिज जोड़ता है। अगला है स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ता है। नेटवर्क में किसको जोड़ता है? डिवाइस को जोड़ता है एवं डाटा प्राप्त करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। डाटा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। राउटर क्या होता है? दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है राउटर क्या है? दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग होता है। अगला है मॉडेम। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित कर संचार माध्यम को भेजता है
वो क्या कहता है, मॉडेम कहलाता है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये मॉडेम का समझ गए होंगे आप लोग। अगला है वाईफाई, ऐसी वायरलेस तकनीक जिसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने में किया जाता है, लाइन को तैयार करने में किया जाता है, वाईफाई कहलाता है। और यहाँ बात करते हैं लाईफाई की। लाईफाई क्या होता है? लाईफाई का फुल फॉर्म होगा लाइट फिडेलिटी। यह उच्च गति से संचार प्रदान करने वाली वायरलेस तकनीक है जिसमें डाटा भेजने एवं प्राप्त करने के लिए विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कितने प्रकार हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। कितने प्रकार हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहले हम लोग बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसकी भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 से 10 किलोमीटर। इसका भौगोलिक क्षेत्र, लोकल एरिया नेटवर्क का भौगोलिक क्षेत्र कितना होता है? 1 से 10 किलोमीटर में स्थित होता है। ईथरनेट, ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन माध्यम। ईथरनेट क्या है? एक लोकप्रिय लैन माध्यम है ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? एक लोकप्रिय इंटरनेट माध्यम है। उदाहरण और है, जैसे ऑफिस में प्रयोग करना हो, लाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? ऑफिस में होगा, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस आदि में लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। लाइन में कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। लाइन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी तथा कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला नेटवर्क का प्रकार है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो एक शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात इसका भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जो एक ही शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात इसका भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक होता है। उदाहरण है जैसे टेलीविज़न। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अर्थात मैन में डाटा स्थानांतरित करने के लिए मॉडेम तथा वायर केबल का प्रयोग किया जाता है। मैन में डाटा स्थानांतरित करने के लिए मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डाटा स्थानांतरित करने के लिए मॉडेम तथा वायर केबल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका विस्तार एक देश से पूरे विश्व के विस्तृत होता है। इसमें कंप्यूटरों को सार्वजनिक टेलीफोन, प्रकाशित तंतु, कृत्रिम संचार उपग्रहों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। विश्व का प्रथम वैन ARPANET, ARPANET का फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। तो अगर आप पूछे विश्व का प्रथम वैन कौन था, तो ARPANET था। उदाहरण वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण कौन कौन है? इंटरनेट है, GSM है, बैंक आदि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण करने के लिए ऑप्टिकल वायर, सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ दिया हुआ अगला, भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क। जो भारत सरकार ने कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित किया उसके बारे में। राष्ट्रीय सूचना वैज्ञानिक केंद्र नेटवर्क, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया निकनेट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क के लिए निकनेट है, कंप्यूटर नेटवर्क है। राष्ट्रीय ज्ञान संजाल, राष्ट्रीय ज्ञान संजाल भी कंप्यूटर नेटवर्क है भारत सरकार का, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अगला राज्य वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान, राज्य वाइड एरिया नेटवर्क भी भारत सरकार का है, स्वान कहते हैं। फुल फॉर्म स्वान का होगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्वान कहेंगे। शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क, इसे नेट कहते हैं, ERNET, ये भी सरकार का नेटवर्किंग साइट है। परीक्षा विशेष क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने के लिए बिट
प्रति सेकंड इकाई का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति किस में नापी जाएगी? बिट प्रति सेकंड में। अगला, दो या दो से अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। दो या दो से अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। अगला है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का कार्य। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? CDMA का कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेज। CDMA का फुल फॉर्म होगा वो कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेज। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस राउटर, हब, स्विच है। कनेक्टिंग डिवाइस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में? राउटर है, हब है, स्विच है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे है। क्या है? कंप्यूटर गेटवे। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला क्या कहते हैं? कंप्यूटर गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता व प्राप्त करता है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण को प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क इंट्रानेट है। इंटरनेट किसे कहते हैं? किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, इंट्रानेट। WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क को विस्तृत भूभाग फैलाने के कारण इसे लॉग हॉल नेटवर्क कहते हैं। लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं? WAN को कहते हैं। मॉडेम, टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क डायल अप कनेक्शन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? डायल अप कनेक्शन से मॉडेम जोड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की बात करते हैं। हाँ, इंटरनेट या विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को एक विशिष्ट समूह है जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसकी सहायता से यह अन्य नेटवर्कों से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट क्या है? विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशिष्ट समूह है जिसमें हजारों लाखों नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसकी सहायता से यह अन्य नेटवर्कों से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसमें तथ्य देखा जाए क्या क्या परीक्षा दृष्टि से उपयुक्त है। सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में प्रोफेसर JC लिकलाइडर ने दिया। सबसे पहले इंटरनेट के विचार किसने दिया? तो 1962 में प्रोफेसर JC लिकलाइडर ने दिया। इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर JC लिकलाइडर को। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए प्रयुक्त संख्यात्मक अंक, नंबरिकल डिजिट, IP एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस एक समान नहीं होता। याद रखिएगा, इंटरनेट से जुड़े किसी भी दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस एक समान नहीं। उदाहरण के लिए 66, 171, 248, 170, तो ये उदाहरण है, एक समान नहीं होता। 66 हमारा 171 एक हो गया, दूसरा उदाहरण 248, 170 हो गया। IP एड्रेस समानता दो प्रकार का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण, इसे 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4, IPv4 भी कहते हैं, पहला प्रकार हो गया। दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6, IPv6 भी कहते हैं। ये दो प्रकार हैं। IPv4 एड्रेस का आकार 32 बिट्स या 4 बाइट एवं मतलब IPv4 एड्रेस का जो आकार होता है कितने बिट्स का होता है? तो 32 बिट्स या 4 बाइट। IPv4 कितने का होगा? 32 बिट्स या 4 बाइट का। जबकि IPv6 एड्रेस का आकार 128 बिट्स या 16 बाइट के बराबर होता है। 128 बिट्स या 16 बाइट से बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान का सिस्टम प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट सूचनाओं और आंकड़ों का आदान प्रदान जो होता है उसी प्रोटोकॉल कहते हैं। उदाहरण TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रमुख प्रोटोकॉल का नाम दिया है तो SMTP ये भी प्रोटोकॉल है, टेलनेट, यूजनेट, गोफर, पॉइंट टू पॉइंट, HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रमुख प्रोटोकॉल थे। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की।
यह हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़ी सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट ने वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। किसकी सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब प्राप्त किया जाता है? वेब ब्राउज़र के माध्यम से। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1989 में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप्स लैंग्वेज का विकास किया। याद रखिएगा WWW के आविष्कारक भी टिम बर्नर्स-ली हैं, प्लस 1989 में इन्होंने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया। अन्य पॉइंट, बड़े वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी? HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी बड़े वाइड वेब पे इस्तेमाल होता है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका प्रयोग होता है। एक्सटेंसिबल HTML का प्रयोग होता है। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का प्रयोग होता है। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, इंटरनल एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। अगला पॉइंट देते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उसे संबंधित IP एड्रेस का संग्रह होता है। डोमेन नेम नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक यूनिक नाम दिया जाता है जो इस वेबसाइट का पता होता है। किन्हीं दो वेबसाइटों का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। प्रमुख डोमेन का यहाँ दिया कुछ, एडू जो डोमेन नेम है वो एजुकेशनल से संबंधित है। कमर्शियल से संबंधित है। UK यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। GOV यानी गवर्नमेंट संबंधित है। MIL ये मिलिट्री से संबंधित है। नेटवर्किंग से संबंधित है। इन इंडिया से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। अब यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में अंतर के बारे में दिया गया है, इसको भी हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या अंतर है? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW हाइपर लिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी सूचनाओं का एक समूह है। तो ये हाइपर लिंक से आपस में जुड़ा होता है WWW। जबकि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपूर्ण विश्व में विस्तृत छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह है। तो छोटे बड़े सभी कंप्यूटर नेटवर्क समूह है इंटरनेट। हाइपर लिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी सूचनाओं वाला है WWW। फिर देखिए अगला, WWW में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। WWW में किसका प्रयोग होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जबकि इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट TCP या IP का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला है, WWW इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है। WWW क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सुविधा है। जबकि इंटरनेट के प्रयोग होते इंटरनेट सेवा प्रदाता को शुल्क देना पड़ता है। यानी इंटरनेट में शुल्क लगता है जबकि WWW निःशुल्क है। WWW में विभिन्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जबकि इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से कार्य करता है। परीक्षा विशेष हैं, WWWC ये इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला है, वेबसाइट एड्रेस एक ऐसी यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास लिंक या वेबसाइट की पहचान करता है। HTTP प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र URL का प्रयोग करता है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को सर्च इंजन कहते हैं। अगला, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला पॉइंट है, RDBMS का पूर्ण रूप रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला पॉइंट है, एक ही डाटा को कई जगहों पर संग्रहित करना
डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर संग्रहित करना क्या कहलाता है? डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। डाटा रिडंडेंसी। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के सही और संगतपूर्ण होने का डाटा इंटीग्रिटी है। मतलब डाटा अगर सही होता है तो डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं उसे। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को सॉर्टिंग कहते हैं। डाटा को लॉजिकल सिस्टम अगर व्यवस्थित कर दिया गया तो उसे सॉर्टिंग कहेंगे। अगला है एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे हिट्स कहते हैं। एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे हिट्स कहते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में एड्रेस की लंबाई 128 बिट है। अगला एक निश्चित पते पर किसी इंटरनेट दुरुपयोगकर्ता द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना है तो उसे ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। इस ईमेल स्पैमिंग। अगला जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के हैकर को इंट्रूजन से बचाने के लिए अतिसंक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल। अगला पॉइंट है SQL से तात्पर्य स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगला वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ये वायरस है जो किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अपने जोड़ लेता है उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अगला वायरस को पूर्ण रूप विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। अगला कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में केकर्स ब्लैक हैट हैकर्स नाम से जाने जाते हैं। अगला हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ता के प्रवेश को रोकता है फायरवॉल कहलाता है। अगला अपना गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। फिशिंग ट्रिप क्या है? अपना गलत पता बताकर किसी सूचना ग्रहण करना। अगला लॉग इन नेम तथा पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। अगला नेटवर्क सुरक्षा में वेब का अर्थ वायर्ड इक्वाइवेलेंट प्राइवेसी है। अगला एक छोटी टेक्स्ट फाइल को वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है। किस रूप में? कुकीज रख सकना उसका क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है।